Hello everyone, welcome to my channel and today we are going to study the Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia. तो ये बेसिकली सिलेबस का पार्ट है हिमाचल प्रदेश जुडिशल सर्विसेज का पेपर 3 क्रिमिनल लॉ प्रीलिम्स में भी एज वेल एज इन मेंस। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि ये जो बैंकॉक की जनरल गाइडेंस हैं जजेस के लिए, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसका प्रियम्बल क्या है, इसमें क्या जनरल कंसिडरेशंस की बात की गई, क्या इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या जनरल गाइडेंस है और क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको डिस्कस और अडॉप्ट किया गया है किसके द्वारा? बाय जजेस फ्रॉम फिलीपींस, थाईलैंड, टाइमर लेस्ते एंड इंडोनेशिया। और कहाँ पे इसको डिस्कस और अडॉप्ट किया गया? ये किया गया बैंकॉक थाईलैंड में 24 से 25 जून 2016। इसको जो होस्ट किया इस वर्कशॉप को वो इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट ने किया और यूएन वुमेन ने किया। सेकंड चीज़ ये है कि इसका जो आइडिया है कि हम ये जनरल गाइडेंस को डेवलप करें, ये कहाँ से आया? ये आया एशियन रीजनल डायलॉग ऑन जजिंग विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव। जो ये हुआ था डायलॉग वहाँ से आया, जो कि हुआ था जाकर्ता इंडोनेशिया में 2015 में। और इसको फिलीपींस के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने लीड किया था। तो ये जनरल गाइडेंस बेसिकली हैं किस लिए? ये जनरल गाइडेंस इसलिए हैं ताकि जजेस को अवेयर कराया जा सके कि उन्हें कंसिडर करने एविडेंस और इस तरीके से कंसिडर करने हैं कि वो किसी जेंडर स्टीरियोटाइप को रिसॉर्ट ना करते हों, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को माइंड में ना लें, मतलब वो प्रेजुडिस ना हो और बेस होने चाहिए उनके केसेस प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी पे। तो ये बहुत ही सिग्निफिकेंट गाइडेंस है क्योंकि ये रीअफर्म करते हैं कि जो कस्टम और ट्रेडिशंस हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए कि वो जस्टिफाई कर रहे हों वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन को। नाउ कमिंग टू द प्रियम्बल पार्ट। सो यूडीएचआर, Declaration on Elimination of Violence Against Women, International Covenant on Civil and Political Rights, Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, that is CEDAW. Then Beijing Statement of Principles on the Independence of Judiciary, Regional Judicial Dialogue on Judging with a Gender Perspective, और General Recommendation number 33 of CEDAW, as well as Special Rapporteur on the Independence of Judges and Lawyers, Southeast Asia Regional Judicial Collegium on Gender Equality, Jurisprudence and Role of Judiciary in Promoting Women's Access to Justice। इन्हीं सारे जो भी हमारे डिक्लेरेशंस हैं, जो भी हमारे कोवेनेंट्स हैं, इन सब में बोला गया है कि जो ह्यूमन है वो फ्री बॉर्न होते हैं, उनके पास एक राइट है कि इक्वलिटी, डिग्निटी के राइट्स उनके पास हैं और वो इंटाइटल्ड हैं कि वो इक्वल एन्जॉयमेंट करें ह्यूमन राइट्स का। इवन वुमेन को भी राइट है कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन अंडर द लॉ एंड राइट टू बी फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो आप प्रोहिबिट नहीं कर सकते, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स और जेंडर। सो ये सारी ही जो भी हमने अभी बात करी, जितने भी नेम्स लिए कोवेनेंट्स के, डिक्लेरेशंस के, इन सब में यही बात की गई है और ये भी कहा गया है कि जो जजेस का सिलेक्शन है उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। सो इन सब से पर स्टिल साउथ ईस्ट एशिया में क्या है कि स्टिल बहुत सारे मल्टीपल ऑब्स्टेकल्स हैं जेंडर इक्वालिटी की तरफ बढ़ने के लिए। इसलिए हमने ये रिकग्नाइज़ किया कि वुमेन ना सिर्फ विक्टिम्स या क्लाइंट्स हैं ऑफ जस्टिस सिस्टम, बट वो की एक्टर्स भी हैं जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन में एज जजेस, लॉयर्स, लॉ इन्फोर्सर्स, प्रोसिक्यूटर्स, मीडिएटर्स, लीगल प्रोफेशनल्स एसेट्रा। तो रिकग्नाइज़ करते हुए कि जेंडर इनइक्वालिटी एलिमिनेट होनी चाहिए, वुमेन के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वुमेन का एम्पावरमेंट होना चाहिए, क्रिटिकल स्टेप्स लिए जाने चाहिए कि इरेडिकेशन हो जाए वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे। तो इस बैंकॉक जनरल गाइडेंस फॉर जजेस इन अप्लाइंग जेंडर पर्सपेक्टिव के टाइम पे इसका प्रियम्बल बोलता है कि जो जजेस हैं साउथ ईस्ट एशिया के, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस जुडिशल वर्कशॉप में और इस जनरल गाइडेंस को अडॉप्ट करते हैं। नाउ कमिंग टू द जनरल कंसिडरेशंस।
जो हमारी फर्स्ट चीज़ है वो ये है, वो बताती है एम ऑफ गाइडेंस, कि क्या एम है ये गाइडेंस देने का। सबसे पहला कि जजेस को असिस्ट कर सकें, प्रोवाइड कर सकें असिस्टेंस, कि वो जेंडर इक्वालिटी और नॉन डिस्क्रिमिनेशन के प्रिंसिपल्स को समझें। सेकंड, उन्हें असिस्ट कर सके जस्टिस सेक्टर प्रोफेशनल्स सच एस कोर्ट ऑफिसर्स, पुलिस ऑफिसर्स एसेट्रा, उनको भी जेंडर इक्वालिटी और ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाए। थर्ड, जुडिशियल सिस्टम है हमारे पास, पर उस ये सारी चीज़ें हमारे पास प्रिंसिपल्स में हैं, पर इनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो वो चीज़ें भी इसके अंदर, मतलब ये एम है कि कंट्रीब्यूट कर सके कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए इन प्रिंसिपल्स का। सो ये बेसिकली हमारा एम हो गया ऑफ दीज गाइडेंस। सेकंड है जी, जो भी हमारे पास इंटरनेशनल लॉ है और स्टैंडर्ड्स हैं जो रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं बाय सीडो या जो भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा पर्टिनेंट उनके द्वारा, तो वो सारी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेके ये जनरल गाइडेंस को बनाया गया है फ्रॉम 24 एंड टू 25 जून 2016 इन बैंकॉक थाईलैंड। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, गाइडेंस में और क्या क्या है। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एक तरीके का एफर्ट डाला है, मतलब एक एफर्ट है ऑफ साउथ ईस्ट एशियन जस्टिस सेक्टर स्टेक होल्डर्स का, ताकि वो आर्बिट्ररी और डिस्क्रिमिनेटरी जो ट्रीटमेंट है वुमेन का, जो सेक्स जेंडर के बेसिस पे है, जो वुमेन को डे टू डे लाइफ में इफ़ेक्ट करता है, कि वो एक्सेस नहीं कर पा रही हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम को, तो उन चीज़ों को एलिमिनेट करने के लिए ये गाइडेंस फॉर्म किए गए हैं। एक तरीके का ये एफर्ट है। नाउ कमिंग टू गाइडेंस नंबर 4, ये बताता है कि किन किन कैटेगरी ऑफ जजेस को आप डायरेक्शंस दे रहे हैं। तो सबसे पहले सारे मेंबर्स ऑफ जुडिशरी को, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन से लेवल के जज हैं, कौन सा उनका एक्सपर्टीज़ का एरिया है, कौन सी जुडिशल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में वो गए हैं, और ये लिमिटेड नहीं होगा उन केसेस के लिए जो फैमिली लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, पर ये सारे एरियाज़ ऑफ लॉ के लिए अप्लाई होगा। कमिंग टू फिफ्थ, इसमें बताया गया कि इम्पोर्टेंस क्या है या रोल क्या है जुडिशरी का। तो जो मेंबर्स हैं जुडिशरी के, वो एक इम्पॉर्टेंट असेंशियल रोल प्ले करते हैं कि जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कॉम्बैट कर सकें। तो अगर कोई जज एक डिसीजन देता है तो उसके पास ये पावर होता है कि वो प्रैक्टिसेस और कस्टम्स जो जेंडर स्टीरियोटाइप को रीइंफोर्स कर रही हैं उसको मॉडिफाई कर सके, एक ऐसा इंटरप्रिटेशन क्राइटेरिया बना सके जिससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन प्रिवेंट होता है, प्रोसीजर्स को डिटरमाइन कर सकता है, और ऐसे रेस्पेक्ट मेंटेन कर सकता है फॉर द डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ वुमेन विद इन द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, और इन इवन एक इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर सकता है। नाउ कमिंग टू बेसिक कॉन्सेप्ट्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सिक्स्थ का ए बोलता है कि डेफिनेशन देता है कि सेक्स क्या है और जेंडर क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्स, इट इज़ अ पर्सनस फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल स्टेटस, राइट, जैसे कि मेल, फीमेल, इंटरसेक्स। वाइल जो टर्म है जेंडर, इसका मतलब है कि सोशल या कल्चरल डिस्टिंक्शंस जो एसोसिएट हो जाते हैं एक पर्सन के बायोलॉजिकल सेक्स से। जैसे कि अगर आप फीमेल हैं तो इट माइट बी द केस सोशली कल्चरली कि यू स्टे एट होम एंड डू द हाउस होल्ड वर्क। सो ये कैटेगराइजेशन जो है ये शेप करता है एक्सपेक्टेशंस को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को और अपॉर्चुनिटीज़ को। नाउ 6B, दैट इज़ फॉर्मल और डी ज्योर इक्वालिटी। ये रिक्वायर करता है कि जो मेन एंड वुमेन हैं उन्हें आप सेम ट्रीट करेंगे और इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देंगे। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है कि एवरीवन एट द आउटसेट सेम अपॉर्चुनिटीज़ हो, ताकि वो अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान सकें और आगे पार्टिसिपेट कर सकें सारे एरियाज़ में, वेदर इट्स इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल। सी है हमारा सब्सटैंटिव और डी फैक्टो इक्वालिटी। ये कंसिस्ट ऑफ इंश्योरिंग ह्यूमन इक्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स, दैट इज़ जो इक्वालिटी की टुवर्ड्स आपको प्रोग्रेस है उसका कोई आउटकम भी होना चाहिए, उसका कोई लॉन्ग टर्म चेंज आना चाहिए इन जेंडर रिलेशंस। नाउ कमिंग टू 6D, दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन. Discrimination is a difference in treatment.
मतलब आपके रेस, कलर, लैंग्वेज, रिलीजन, बिलीफ, सेक्स, कास्ट, पॉलिटिकल ओपिनियन या आपकी ऐसी चीज़ों के बेसिस पे जब आपको अलग तरीके से ट्रीट किया जाए, आपकी ट्रीटमेंट में एक डिफरेंस आ जाए, तो दैट इज़ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन डायरेक्ट हो सकता है जब एक्ट या लॉ एक्सप्लिसिटली ऑथराइज कर रहा हो डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट देना, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है जहाँ पे एक्ट और लॉ तो न्यूट्रल दिख रहा है पर जो कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं एडवर्सली आपके राइट्स को इन्जॉयमेंट के लिए। एक पर्सन या ग्रुप ऑफ पीपल वो डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं अगेंस्ट बेस्ड ऑन मोर देन वन ग्राउंड। ओके, सो डिस्क्रिमिनेशन एक कोई आइसोलेटेड अकरेंस नहीं है, बल्कि काफ़ी सारे इंटरसेक्शनल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकते हैं बेस्ड ऑन अजम्पशन, नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस। नाउ कमिंग टू 6E, दैट इज़ डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन ऑब्जेक्टिव हो सकता है और एक रीजनेबल डिफरेंस आप ट्रीटमेंट में दे रहे हैं जिसकी वजह से एक लेजिटिमेट पर्पस सर्व हो रहा है और एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो रहा है इन्जॉयमेंट, राइट का आपका इन्जॉयमेंट एडवर्सली इफेक्ट नहीं हो रहा। इट्स लाइक जैसे हमारा आर्टिकल है 19(1), तो उसमें हमारे राइट्स हैं। 19(2) में हमारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दे रखे हैं। 6F, स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग मतलब आपने एक जनरलाइज्ड व्यू उठा लिया या एक प्री कंसेप्शन आपने अपने दिमाग में बना लिया है कि अ वुमेन वुड स्टे एट होम, अ मैन वुड वर्क आउटसाइड। तो ये आपने अपने दिमाग में पहले से एक जनरलाइज्ड व्यू क्रिएट कर रखा है, दैट इज़ स्टीरियोटाइपिंग, कि कुछ रोल्स हैं वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ही करेगा। तो स्टीरियोटाइपिंग इग्नोर करता है कि एक पर्टिकुलर पर्सन की सर्कमस्टांसेस क्या है, एबिलिटीज़ क्या है, नीड्स क्या है, डिमांड क्या है, इन चीज़ों को। 6G, जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स क्या है कि एक पर्टिकुलर सबसेट ऑफ जनरलाइजेशंस रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन एंड वुमेन। तो आपने जनरलाइज कर दिए अकॉर्डिंग टू द जेंडर कि मैन ये करेंगे, वुमेन ये करेंगी। वो डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और प्रिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है, वो कैसे बिहेव करेंगे, ये सब आपका जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आ गया। अब 7th बात करते हैं हमारे प्रिंसिपल्स की कि डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के क्या प्रिंसिपल हैं। इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। 8th, अगर आप जेंडर पर्सपेक्टिव अप्लाई करेंगे तो जजेस को किस चीज़ के लिए असिस्ट करेगा। वो असिस्ट करेगा कि पहला वो कॉन्शियस हो जाएंगे ऑफ जेंडर नॉर्म्स जिनसे एक्सपेक्टेशंस बनती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं। ठीक है। सेकंड, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे सोर्सेज ऑफ डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट, जो भी सेक्स, जेंडर के बेसिस पर हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकेंगे। थर्ड, वो डिटरमाइन कर लेंगे कि जो डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट है क्या वो इक्वल प्रोटेक्शन को अपहोल्ड कर रहा है, क्या वो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एडवांस कर रहा है, या फिर वो डिस्क्रिमिनेटरी है। डी, वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, एक्सपोज कर लेंगे कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस कैटेगराइजेशन से। ई, आइडेंटिफाई कर लेंगे लीगल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लॉ। तो जब आप जज करते हैं विद अ जेंडर पर्सपेक्टिव तो वो ये चीज़ अलाउ करते हैं कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे पाते हैं, इक्वल एक्सेस दे पाते हैं, इक्वल आउटकम दे पाते हैं जब आप जस्टिस का डिस्पेंसेशन कर रहे हैं। देन कमिंग टू जनरल गाइडेंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ अ जेंडर पर्सपेक्टिव इन जुडिशियल डिसीजन मेकिंग। 9th है, unequal gender relations and norms are socially constructed and must be changed through law, policy and practice। तो जो भी हमने अनइक्वल जेंडर रिलेशंस बनाए हैं, जो भी नॉर्म्स बना रखे हैं, वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट करें। आप उन्हें रिफॉर्म कैसे करेंगे? आप उन्हें रिफॉर्म करेंगे पॉलिसी मेकिंग से, लॉ से, और प्रैक्टिस करके, इंटरप्रिटेशन करके, इम्प्लीमेंटेशन करके। 10th, जजेस शुड केयरफुली कंसिडर द फैक्ट्स ऑफ एवरी केस एंड द कॉन्टेक्स्ट। कोई भी केस है, वो जजेस की क्या ड्यूटी है कि वो फैक्ट्स को कंसिडर करें, कॉन्टेक्स्ट देखें और डिटरमाइन करें कि वेदर अनइक्वल पावर रिलेशनशिप तो नहीं है, क्या चीज़ें हैं जिससे एडवर्सली इफ़ेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें करने के बाद उन्हें डिसीजन लेना है। कंटिन्यू करें, हियर करें केस को, डिटरमाइन करें।
और जजेस अवेयर होने चाहिए कि क्या फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, क्या एक्सक्लूजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, सेक्स, कास्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। 11th इज़ अबाउट कि जब आप जज हैं और आप हियर कर रहे हैं, एडजुडिकेट कर रहे हैं केस को, तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। सबसे पहले आपको अवॉइड करना है यूजिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। कुछ कॉमन स्टीरियोटाइप्स के एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं। फर्स्ट, वुमेन आर फिजिकली वीक, इट इज़ अ स्टीरियोटाइप। सेकेंड, वुमेन कैन नॉट मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। Then men are the head of the household and they should take all the decisions. Fourth, women submissive हैं, obedient हैं. Good women sexually chaste हैं. Then every woman wants to be a mother, but that's not true. That is a stereotype. Women should be the ones in charge of their children. मतलब women should look after their children and men should work outside. Being alone at night or wearing certain clothes make women responsible for being attacked. Women are emotional and often overreact or dramatize. Hence it is necessary to corroborate their testimony. No, it is not the case. It could be that a sole testimony could also work. Then testimonial evidence provided by women who are sexually active may be suspect when assessing consent. So this is also has been removed from our Indian Evidence Act. Then lack of evidence of physical harm in sexual offense cases means consent was given. So these are some stereotypes which a judge should avoid. देन 12th टॉक्स अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ लॉ। जब भी आप डिटरमाइन कर रहे हैं कि कौन सा अप्लाई होगा लॉ में, कौन सा पर्टिकुलर केस में कौन सा लॉ अप्लाई होगा, तो जजेस को क्या करना है, इवेल्युएट करना है कि क्या वो लॉ एक स्टीरियोटाइप या सेक्सिस्ट व्यू पे है। सेकंड, इवेल्युएट करना है कि जेंडर न्यूट्रलिटी ऑफ लॉ और कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उसके एप्लीकेशन के। थर्ड, कंसिडर करना है कि रीजनेबल कंस्ट्रक्शंस हैं, इंटरप्रिटेशंस हैं लॉ की जो बेटर तरीके से गारंटी कर सकें सब्सटैंटिव इक्वालिटी, प्रोटेक्शन और नॉन डिस्क्रिमिनेशन। और फिर उसके बाद उन्हें जैसा अप्रोप्रिएट लगे वैसे अप्लाई करना है ऐसा इंटरप्रिटेशन जो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हो। डी, कंसिडर करना है क्या डोमेस्टिक एप्लीकेशन है इंटरनेशनल ट्रीटीज़ का, राइट। ई, अगर कोई स्टेट है वो पार्टी नहीं है सीडो की या ICCPR की, या पार्टी नहीं है किसी भी ऐसे दूसरे लॉ की, और उनके जो डोमेस्टिक लॉ है उसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड नहीं है ये चीज़ें, तो जजेस फिर भी इनका रिसॉर्ट ले सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। देन कमिंग टू 13 है मेरिट्स ऑफ द केस। जब आप कैसे केस की मेरिट्स डिसाइड कर रहे हैं या ये डिसाइड कर रहे हैं कि एक केस में जुडिशियल रिव्यू है या नहीं है, तो जजेस क्या करेंगे, सबसे पहले डोमेस्टिक लॉ अप्लाई करेंगे किस अकॉर्डिंग में, इंटरनेशनल लॉ स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग में। सेकंड, ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। थर्ड, आइडेंटिफाई करेंगे कोई भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो अप्लाई हो चुका है और फिर उसका एप्लीकेशन समझाएंगे। फिर आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि अनइक्वल पावर रिलेशन तो नहीं है, कोई स्टीरियोटाइप तो नहीं है, कोई जेंडर वाइज तो नहीं है, उसको अकाउंट में लेंगे। देन एक रीजनड एक्सप्लेनेशन देंगे कि वो पर्टिकुलर लॉ क्यों अप्लाई कर रहे हैं इस केस में। फिर वो एक्सप्लेन करेंगे कि वाई अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, कोई भी जो चीज़ है वो क्यों इलेजिटिमेट डिफरेंशिएटेड ट्रीटमेंट दे रही है। फिर इनकॉर्पोरेट करेंगे मीनिंगफुली जेंडर एनालिसिस करके, और कि ये इस बात का ध्यान रखेंगे कि वो रीविक्टिमाइजेशन को अवॉइड कर रहे हैं। कमिंग टू 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इफेक्टिव रेमेडी एंड रेपरेशन। सो कुछ मेजर्स जो जजेस को लेने हैं वो ये है कि उन्हें काम करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ठीक है। फ्री रहना है फ्रॉम जेंडर स्टीरियोटाइप्स, इफेक्टिवली रीड्रेस करना है डिसप्रोपोर्शनेट हार्म जो भी हो रहा है, कंसिडरेशन लेनी है, इन सिचुएशन को कंसिडर करना है, विक्टिम्स की नीड को समझना है और अनेबल करना है उन्हें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन जहाँ भी पॉसिबल है। फिर हमें एडहेयर करने हैं टू द प्रिंसिपल्स ऑफ रेस्टोरेटिव जस्टिस इन क्रिमिनल केसेस। उसके बाद जजेस को सारे पॉसिबल एक्सटेंट जितना भी हो सकता है उतने में यूज़ करनी है इंक्लूसिव और जेंडर न्यूट्रल एंड जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज इन कोर्ट डिसीजंस, प्रोसीडिंग्स, डिसीजन मेकिंग, मीडिएशन एंड अदर कोर्ट इंस्टेंसेस।
देन 15th है कि वुमेन हु हैव सफर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस उनको एक्सेस होगा टू लीगल एड। 16th है अप्रोप्रिएट अकोमोडेशंस, जैसे कि मेडिकल सर्विसेज, सोशल वेलफेयर, ये भी एक पार्ट होना चाहिए लीगल प्रोसेस का फॉर वुमेन इन स्पेशल सिचुएशंस। फिर आ जाता है हमारा लास्ट, दैट इज़ रिकमेंडेशंस फॉर इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज इन जुडिशरी। 17th है कि हमें एक जेंडर सेंसिटिव और जेंडर रिस्पॉन्सिव जुडिशल सिस्टम बनाना है। 18th है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो एक प्रिंसिपल होना चाहिए जो गाइड करे जुडिशल अपॉइंटमेंट्स, कि मेन एंड वुमेन वो इक्वली रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए ऑन द बेंच। ओके, देन 19th वुमेन जजेस को सिर्फ आप फैमिली लॉ या सेक्सुअल वायलेंस के केसेस नहीं देंगे, बट कोई भी अदर एरिया दे सकते हैं जो उनके लीगल एक्सपर्टीज़ में आता है। देन 20 टेम्प्रेरी एफर्मेटिव मेजर्स आप दे सकते हैं, जैसे कि आप रिजर्वेशन कोटास प्रोवाइड कर सकते हैं दैट, और वो भी कंसिस्टेंट होने चाहिए विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटीग्रिटी एंड हाई कॉम्पिटेंसी। 21 इवेल्यूशन पैनल्स ला सकते हैं फॉर अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन ऑफ जजेस, जिसमें दोनों मेन और वुमेन रहेंगे। जेंडर स्टीरियोटाइप एक फैक्टर नहीं होना चाहिए एक्सप्रेस या इम्प्लिसिट इवेल्युएशन करने के टाइम पे। 22 है हमारा कि सारे जजेस और अदर जस्टिस सेक्टर पर्सोनल वो इंटाइटल्ड होने चाहिए सेम रेन्यूमरेशन के लिए। 23 है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए। 24 है कि एडवाइजेबल है कि आप एक जेंडर ऑफिस यूनिट या वर्किंग ग्रुप इस्टेब्लिश करें इन द जुडिशरी, ताकि इंक्लूजन कर सकें हम जेंडर पर्सपेक्टिव का। 25 है कमिटमेंट टू जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर इक्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल जजेस। 26 है कि आप जुडिशरी को एक्टिवली इंगेज करना चाहिए विद अदर ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, ताकि जो इम्प्लीमेंटेशन है ऑफ जेंडर गाइडेंस वो हो सके। सो दैट्स इट, थैंक यू।